हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सीए ब्रिज कोर्स में आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। सीए फाउंडेशन में सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं, सेंट्रल टेंडेंसी के साथ फिर डिस्पर्जन भी हमें देखने को मिलता है। और मैंने इसको इंपॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन दोनों मिला के हमारे लगभग 10 से 11 नंबर की वेटेज एग्जाम में रखते हैं यार। उसमें अकेला सेंट्रल टेंडेंसी लगभग आपका 5 से 6 नंबर का रहता है और वही आपका डिस्पर्जन भी 5 से 6 नंबर में आपको एग्जाम में देखने को मिला करता है। अब देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी की ही अगर हम बात करें ना बेटा, तो सेंट्रल टेंडेंसी भी अपने आप में एक काफी बड़ा चैप्टर कि अगर इसको हम पढ़ाने बैठ जाएं तो लगभग 6 घंटे के आसपास का समय बड़े आराम से भाई हम लोगों को यहाँ पर लग सकता है। क्योंकि इसके अंदर ना यार हमने मीन, मीडियन, मोड जो हमने छोटी 9-10 की क्लासेस में जो पढ़े थे वो तो हमें देखने को मिलते ही हैं, बट साथ साथ बेटा यहाँ पर ना ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन नाम की भी 2 नई चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और हर एक टॉपिक को जब हम एक्सप्लेन करने बैठते हैं तो कम से कम देखो 1 घंटे के आसपास का समय हर किसी एक चीज पे लगा करता है, जिसमें कि अर्थमेटिक मीन पे कुछ ज्यादा इस समय हमारा यहाँ पे लग जाया करता है। तो सीए फाउंडेशन की एग्जाम में सेंट्रल टेंडेंसी से, अर्थमेटिक मीन से किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा कंसेप्ट्स का भी आइडिया लेते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या उससे रिलेटेड ट्रिक्स हैं, क्या क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं यार। तो इन सब चीजों की बेटा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा सेंट्रल टेंडेंसी की कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज है, तो सेंट्रल टेंडेंसी ना बेटा जब हम बोला करते हैं तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि हम एक ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं जो किसी ग्रुप के, किसी पॉपुलेशन के, किसी सीरीज के हर एक आइटम को, हर एक ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं कभी भी बोलूं कि किसी देश को अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ अगर हम कंपेयर करना चाहें, हम उन लोगों की इनकम को अगर हम कंपेयर करना चाहें, तो यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, हम हर कंट्री की पर कैपिटा इनकम हम लोग फाइंड कर लिया करते हैं कि अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 10 लाख है, किसी की 12 लाख है, किसी की 13 लाख है, तो उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हाँ उस देश के जो भी नागरिक हैं वो ऑन एन एवरेज कितना कमाते हैं, है ना। तो यहां पर कैपिटा इनकम जो है बेटा वो हमें क्या बता रहा है कि इस देश के सभी लोगों की जो एवरेज इनकम है कि हर एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज कितना कमाता है। कुछ थोड़ा इससे कम कमाते होंगे, कुछ थोड़ा इससे ज्यादा कमाते होंगे, बट वो जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, वो एक सेंट्रल नंबर है, वो एक सेंट्रल वैल्यू है जो पूरे कंप्लीट कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, है ना। अब अच्छा ऐसे सोच लीजिए कि हमारे पास अगर कई सारे स्टूडेंट्स हैं और मुझे पता लगाना हो कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जो हमारा सोनू है उसके मार्क्स का एवरेज बताओ, उसकी परसेंटेज बताओ कितनी आई है, जो मोनू है उसकी परसेंटेज बताइए, पिंकी की परसेंटेज बताइए। तो मार्क्स का एवरेज, परसेंटेज, एवरेज जब हम पूछते हैं तो उस एवरेज के बेसिस पे हम लोगों को कंपेयर किया करते हैं। हम बताते हैं कि हाँ जी जिसकी 96 परसेंटेज आई है वो बेटर है किसके मुकाबले, 95 वाले के मुकाबले, 95 वाला बेटर है 94 वाले के मुकाबले। तो बेसिकली हो गया रहा है यहाँ पे, हम जानते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट, किसी एक स्टूडेंट ने जब एग्जाम दिए हैं तो एक सब्जेक्ट का पेपर थोड़ी दिया है, उसने तो 5-6 सब्जेक्ट का पेपर दिया होगा, तो उन 5-6 सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला एक नंबर हमको चाहिए होता है यार। तो ये चीज होती है बेटा सेंट्रल टेंडेंसी। जो परसेंटेज आप निकालते हैं ना वो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो पर कैपिटा इनकम आप निकालते हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी है। हम कहते हैं कि हाँ किसी शेयर में हमने इन्वेस्ट किया और ये शेयर 22% के रेट से ग्रो कर रहा है। हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो ये म्यूचुअल फंड पिछले 12 सालों में 22-25% के रेट से ग्रो किया है ना। हम अपनी कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो हमारे प्रॉफिट्स हर साल 12% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। तो 12%, 13%, 15%, 18%, ये क्या है बेटा, आप ये एक एवरेज रेट यहां पर बता रहे हैं जिससे कोई भी शेयर,
कोई म्यूचुअल फंड, कोई कंपनी के प्रॉफिट्स, किसी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, तो ये भी क्या है भाई, सेंट्रल टेंडेंसी है। मैं कहता हूं कि भाई मैं दिल्ली से जाता हूं पटना और पटना से आता हूं दिल्ली, गए 40 की स्पीड से थे, आए 50 की स्पीड से थे, बताओ हमारी एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड पूछ रहा भैया, ये भी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है। तो सेंट्रल टेंडेंसी की जब हम बात करते हैं बेटा, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? इट इज अ सेंट्रल वैल्यू, इट इज अ सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू क्या है? विच रिप्रेजेंट ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ सीरीज, इट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। कि भैया किसी एक सीरीज में, किसी एक सीरीज में, अब सीरीज जब मैं बोलता हूं तो सीरीज का मतलब क्या है? यहां पे पॉपुलेशन कह सकते हैं आप लोग, आप ग्रुप की बात कर सकते हैं, आप ग्रुप की भी आप बात कर सकते हैं। जैसे आपने 6 सब्जेक्ट के एग्जाम अगर दिए हैं तो 6 सब्जेक्ट का ग्रुप हो गया ना एक, तो उन 6 सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक सेंट्रल नंबर, वो नंबर क्या कहलाएगा भाई? वो सेंट्रल नंबर सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा। एक ऐसा सेंट्रल नंबर, एक ऐसी वैल्यू जो रिप्रेजेंटेशन करे किसका? all the items, all the observations of a population, of a group, of a sample, and this is known as central टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी ना बच्चों अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकती है। जैसे ज्यादातर कॉमनली जो यूज होता है ना बेटा, हम अर्थमेटिक मीन यूज करते हैं, अर्थमेटिक मीन। कभी कभी ना मीडियन भी यूज किया जाता है, मीडियन, मीडियन के थ्रू भी ना बहुत सारी चीजें पता चलती हैं भाई। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, देखो मैं अभी तुम्हारे सामने मैं गूगल करता हूं, मैं तुम्हारे सामने अभी मैं गूगल कर रहा हूं, व्हाट इज द मीडियन एज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और हमारा आंसर आ रहा है 28.4 ईयर्स। ये मैंने बोला मीडियन, मीडियन। अच्छा मैं बोलता हूं व्हाट इज द मीडियन पॉपुलेशन ऑफ जापानीज पॉपुलेशन, एंड ये हमारे पास आ रहा है 49.4 ईयर्स। मेरे भाई और मेरी बहन, ये मैंने ना मीडियन बताया। मीडियन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, मीडियन का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो सबसे बीच में है, बीचों बीच वाला नंबर। उस नंबर के इस साइड आधे लोग हैं और इस साइड भी आधे लोग हैं। अब जरा देखना, एनालिसिस जरा देखिएगा। इंडिया की मीडियन एज 28.4 अभी गूगल पे शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इंडिया की जो आधी पॉपुलेशन है ना, लगभग कितने 140-50 करोड़ के आसपास है ना हम लोग, तो आधी जो पॉपुलेशन है ना, लगभग 70 करोड़ के आसपास लोग समझ लो 28 साल से छोटे हैं, और लगभग 70 करोड़ से आसपास लोग क्या हैं? 27 साल से बड़े हैं। मतलब इंडिया एक जवान देश है। इसके बेसिस पे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। वही जापान की भाई मैंने मीडियन एज निकाली और ये आ रही है 49.4 ईयर। इनकी आधी पॉपुलेशन 49 के ऊपर है और आधी पॉपुलेशन 49 के नीचे है, यानी कि इनकी ये देश ना बूढ़ा हो गया है, ये देश अब जवान नहीं रहा, ये बूढ़ा हो गया है जी। और इंडिया की बात करी जाए तो भैया ये अभी एक जवान देश है, क्योंकि यहाँ पे आधी पॉपुलेशन अभी 28 साल से नीचे है, और ये जो नीचे 28 साल से नीचे, यानी मतलब या तो ये लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, या फिर इनकी अभी हाल फिलहाल में भी नौकरियां लगी हैं मेरे ख्याल से, है ना। बट हाँ, यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है ये मतलब अच्छे जॉब वगैरह, ये या तो रिटायर होने वाले हैं या हो चुके होंगे यार, है ना। बट जो भी है ये वेल एस्टेब्लिश्ड लोग यहाँ पर हैं यार, तो ये भी आप यहाँ पर इस तरह से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं भाई जो यहाँ पर इस मीडियन के थ्रू हम लोग फिर बता सकते हैं यार। तो वो विश्लेषण करने जब बैठेंगे तो यार तब बहुत सारी चीजें निकलेंगी इसमें यार, है ना। तो मीडियन भी होता है, ऐसी मोड नाम की चीज बेटा हमारे पास आती है, ऐसी हार्मोनिक मीन नाम की चीज बेटा हमारे पास आती है, ऐसी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन नाम की चीजें भी आया करती हैं। हार्मोनिक मीन बेसिकली क्या होता है? जब कभी रेट्स का हमें एवरेज फाइंड करना हो, जैसे कि मैं 40 की स्पीड से गया, 50 की स्पीड से आया, तो ये रेट ही तो है कि 40 की स्पीड से जा रहे हो, 50 की स्पीड से आ रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में एवरेज निकालने के लिए ना हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। वही अगर मैं बोलूं कि परसेंटेजेस में अगर कभी एवरेज निकालना हो, परसेंटेजेस में, कि मेरी कंपनी का प्रॉफिट पहले 2010 था, फिर 2010 में कुछ 100 था, 2012 में कुछ वो 200 हो गया, फिर वो 400 हो गया, फिर वो 800 हो गया, और मेरी कंपनी ग्रो करती जा रही है। हर साल एक डिफरेंट रेट से ग्रो कर रही होगी, हर साल ग्रोथ रेट मेरी डिफरेंट होगी। कभी ग्रोथ रेट मेरी 20% होगी, कभी 40% होगी, कभी 10% होगी। तो उन सभी परसेंटेजेस का अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो ऐसी सिचुएशन में ना ज्योमेट्रिक मीन यूज कर लिया करते हैं भाई। तो इस तरह से ना यार बच्चों, सीए की जर्नी में देखो, जब आप सीए करते हैं तो सीए करने के बाद में बेटा आपके पास कई सारे करियर ऑप्शन रहते हैं, है ना। उनमें
कुछ ऑडिटिंग की साइड चले जाएंगे, कुछ अकाउंट्स में जाएंगे, कुछ हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बनेंगे, कुछ टैक्स एक्सपर्ट हमारे बनेंगे यार, है ना। तो कई सारे बेटा ऑप्शंस आपके सामने वहां पे रहते हैं। तो वहां पर ना बच्चों ये समझ लीजिए कि इन सब टर्मिनोलॉजीज का कहीं ना कहीं बेटा आपको यूज वहां पर देखने को मिलेगा यार। तो इसलिए ना ये सब स्टैटिस्टिकल टर्म्स का ना आइडिया आप लोगों को रहना चाहिए। और सिर्फ सीए की अगर बात करें ना, सीए के बाद भी ना बच्चा सीए करने के बाद भी खुश नहीं है। सीए करने के बाद भी उसके पास कई सारे ऑप्शन है भाई, कि वो एसीसीए की तरफ चले जाता है, वो सीपीए की तरफ चले जाता है भाई, है ना। गूगल कीजिएगा एसीसीए, सीपीए सर्च कीजिएगा, जरा सीएफए सर्च कीजिएगा, सीएफए, है ना। तो ऐसे कई सारे अलग से आपके पास भाई ऑप्शंस रहते हैं करियर के, कि आप सिर्फ इंडिया ही नहीं ग्लोबल लेवल पे भाई आपको थोड़ा रिकॉग्निशन वहां पर मिले भाई। तो इसके लिए ना स्टैट्स का भैया कहीं ना कहीं यूज आपको देखने को मिलना है बच्चों। तो इसलिए हम यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे पढ़ रहे हैं भाई, ताकि ये बाद में ना ये दिक्कत परेशानियां आपको ना आए मेरे बच्चों। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में बेटा हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज की, अर्थमेटिक मीन की, कि अर्थमेटिक मीन क्या चीज है सर, क्या है अर्थमेटिक मीन। अब जरा विस्तार से अर्थमेटिक मीन की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे भाई विस्तार से, ठीक है। बाकी जीएम, एचएम, मोड, मीडियन, इन सबको भी कैलकुलेट अगर करना सीखना हो भाई, तो आप लोगों को मालूम है कि कहाँ पर हमारा पूरा मेन पूरा डिटेल कंटेंट है। फिलहाल अभी मैं तो ये बोलूंगा कि अभी इसको देख लेना, है ना। और बाकी जब सीए स्टार्ट करना होगा, फिलहाल ये देखना कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये मजेदार लग रहा है तो भाई मैं बोलूंगा कि यहाँ सीए में आपको बहुत आगे मजा आने वाला भाई एकदम। तो देखिए अर्थमेटिक मीन की बेटा जब हम बात करते थे तो बेसिकली 9th-10th में हमने क्या पढ़ा था कि मीन बेसिकली क्या है। एक तो इसको हम एक्स बार के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कभी कभी ना इसको हम एक्स बार के थ्रू ना रिप्रेजेंट करके ऐसे म्यू नाम का बड़ा एक टर्म होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ये भी हम यूज कर लिया करते हैं। वो भी हालांकि स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज करते हैं, बट इस पूरे चैप्टर के दौरान मैं ये एक्स बार लिखकर ही इसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by total number of observations। मतलब आपने यहां पर क्या देखा है, मतलब जो 9th क्लास तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशंस हमें दे रखी हैं, जैसे आपने बोला कि सर मेरे मैथमेटिक्स में 98 मार्क्स हैं, अकाउंट्स में 100 है, इकोनॉमिक्स में 99 है, इंग्लिश में सर 90 मार्क्स हैं, ऐसे बीएसटी में सर मेरे 88 मार्क्स हैं। आपने पूछा कि सर बताइए जरा मेरे मीन मार्क्स कितने हैं, मेरे मीन मार्क्स कितने हैं, तो ये आप पूछ लेते हैं। तो बेसिकली आप क्या करते थे, आपको अपने मीन मार्क्स चाहिए, तो आप कहते थे कि सर हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर ये हैं 98, 100, 99, 90 एंड 88, हम इन सब को प्लस कर लेंगे। सभी ऑब्जर्वेशन, पहली आइटम, दूसरी आइटम, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी आइटम्स हमें यहाँ पर ये दे रखी हैं सबको हम प्लस कर लेंगे। और प्लस करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 आइटम टोटल थी, तो कितने आइटम्स हैं उससे हम डिवाइड भी कर लेंगे। तो देख सकते हैं यार 98 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 90 प्लस 88, 475 समथिंग कुछ आ रहा है, विच इज डिवाइडेड बाय 5। तो लगभग 95 बेटा मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर ये आ जाता है भाई, 95। 2 2 2 2 2 3 3 3 13 13 13 12 25, हाँ तो 95 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ जाता है बच्चों। अब ये चीज आपने ऐसे देखी। अब जब आप क्लास 10th में आए ना बेटा, 10th में जब आप लोग आए तो वहां पर ना फिर आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के ना यार 2 मेथड सीखे, 2 मेथड, जिसमें पहला मेथड क्या है, पहला मेथड बेटा आपका कहलाता था डायरेक्ट मेथड, कि भैया जो भी क्वेश्चन दे रखा है ना यार सीधा डायरेक्ट मेथड उस पर लगाओ। जिसके अंतर्गत आपने क्या पढ़ा, आपने कहा कि एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे हम सभी ऑब्जर्वेशंस को। एक्स आई रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑल आइटम्स को, ऑल ऑब्जर्वेशंस को। कह रहा हूं जितनी भी आइटम्स हमें दे रखी है ना, अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी है, फ्रीक्वेंसी भी अगर क्वेश्चन में है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन कर लो और उसको टोटल नंबर ऑफ आइटम सिग्मा एफ आई भी इसको लिखते हैं। और सिग्मा एफ आई बेटा अगर आपको ना लिखना हो तो हम इसको सिंपली एन भी लिखते हैं। तो कह रहा है इस फॉर्मूले को लगा के जो है आपका अर्थमेटिक मीन आ जाता है। हाँ अगर क्वेश्चन में मान लो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेट्स से दिस इज इंडिविजुअल सीरीज, तो वहां पर बेटा मीन फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सिग्मा एक्स आई को हम एन से डिवाइड कर सकते हैं, तब एफ आई नहीं आएगा उस सिचुएशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं बेटा कि हमें ना ये ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं,
क्या बोलता है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मंथली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज इन अ सिटी। किसी शहर में 10 फैमिलीज की जो मंथली इनकम है वो दे रखी है और हमको फाइंड करना है, फाइंड मीन इनकम। वी हैव टू फाइंड द मीन, हमें मीन इस क्वेश्चन में फाइंड करना है भाई। तो ऐसी सिचुएशन में देखो आप क्या करेंगे, मीन फाइंड करने के लिए बेटा मैंने क्या बोला कि जितने भी एक्स मेरे पास हैं, देखो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब एक्स हैं जी, सब इन सबको एक्स कहकर पुकारते हैं, है ना। और x बदल रहे हैं जी, कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो, कभी वो। तो ये जितने भी x हैं इन सभी बदलते हुए x का समेशन करके उससे हम n से डिवाइड कर लेंगे। और बेटा इन सबको प्लस करने के लिए मैं कैलसी का यूज कर सकता हूँ। कैलकुलेटर मेरे पास है 7800 प्लस 7600 प्लस 6900 प्लस 7500 प्लस 8400 प्लस 9200 प्लस 11000 प्लस 8100 प्लस 10500 और क्या 9500, तो बन गया 86500 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम्स हमारे पास टोटल हैं। तो ये 8650 मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पर बन जाता है राइट आंसर। 8650 इस क्वेश्चन का हो जाता है भाई राइट आंसर। तो यहाँ पर देखो बेटा आपने क्या देखा, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा आप लोगों ने लगाया ये वाला और आपका आंसर आ गया। अब होता क्या है बाबू, कभी कभी ना देखो ये जो सीरीज थी जिसमें ना फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक बंदा दूसरा तीसरा चौथा हर किसी के मार्क्स डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए। इस तरह की ये जो सीरीज होती है ना बेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इससे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहकर पुकारते हैं भाई। दिस इज इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज कहकर इसको हम लोग पुकारते हैं। बट कभी कभी कुछ क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाते हैं जिसमें हमें एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी दे देता है, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस ना बहुत सारी होती हैं। तो अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता रहा हूँ 10 10 15 15 15 15 15, तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग हो सकता है और लिखने में ना स्पेस भी यार ज़्यादा लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या बोला जाता है कि भैया तुम जो आइटम रिपीट कर रही है ना उसको बार बार मत लिखो, तुम ये लिख लो कि वो रिपीट हुई कितनी बार है। तो 10 रिपीट हुआ है 2 बार, 15 रिपीट हुआ है 5 बार, 20 रिपीट हुआ है 4 बार, 25 रिपीट हुआ है 9 बार और 30 रिपीट हुआ है बेटा कितनी बार, 5 बार। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा देखो मीन का देखो क्या है, आप ना एक्स आई तो आपके पास है ही, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है। एक्स कितना है 10 15 20 25 और 30, साथ साथ फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 5 4 9 और 5। तो बेटा फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे ना इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करो, सिग्मा एफ आई एक्स आई के अपॉन में एन। तो आपको करना क्या है भाई, इस एफ आई की मल्टीप्लाई कर दो एक्स आई के साथ, एफ आई की मल्टीप्लाई कर दो एक्स आई के साथ, इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 2 20, 15 पंजे 75, 20 इंटू 4 80, 25 इंटू 9 225 और 30 इंटू 5 150। इसका टोटल करना है भाई। तो आप देखेंगे 150 प्लस 225 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 20 और ये आ गया 550। साथ साथ इस फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लो कि 2 लोग 5 2 7 4 11 9 20 और 5 25। ये फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है बेटा ये 25। तो देख सकते हैं 550 को डिवाइड करना पड़ेगा 25 से, डिवाइड बाई 25, तो 22 मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। 22 बेटा मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर बन जाता है। अच्छा हो सकता है भाई मेरी कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ मेरी अगर गलत हो तो मुझे बाद में क्या बोलते हैं भाई माफ़ कर देना भाई किसी भी गलती वगैरह के लिए, है। तो ये क्योंकि अकेले में रिकॉर्डिंग करने में ना थोड़ा ही दिक्कत रहती है, लाइव क्लास में पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, रिकॉर्डेड वाले में थोड़ा इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता यार, है ना। तो ये 22 इस क्वेश्चन का इसमें राइट आंसर बन जाता है बच्चे। अब जैसे हमने ये देखा भाई ये जो सीरीज है जिसमें एक्स भी दे रखा है फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, इस तरह की जो सीरीज बेटा हमारे पास आती है ना इसका नाम याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। इसे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज कहकर बेटा हम लोग यहाँ पर पुकार लिया करते हैं भाई, डिस्क्रीट सीरीज। अब फिर उसके बाद फिर यहाँ पर एंट्री हो जाती है कॉन्टिन्यूस सीरीज की, जिसमें क्लास इंटरवल दे दिए जाते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज नाम की चीज बेटा हमारे पास आ जाती है, जिसके अंतर्गत ना बेटा क्या होता है हमें क्लास इंटरवल दे देता है क्वेश्चन में। जैसे देखो क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, कहाँ तक है यार, 50 से 60 और इस 60 से लेके 70, इस तरह से बेटा एक सीरीज हमको दे दी जाती है। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी बेटा आगे हमको दे दी गई कितनी, 8, 12, 10, 8, फिर 3, फिर 2 और ये 7, इनका टोटल कितना है, 12, 8, 20, 30, 38, 41, 43 और 50। तो ये n बेटा हमारे यहाँ पे 50 है। अब हमें तो मीन चाहिए, हमें मीन चाहिए भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई के अपॉन में n, हम तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो दिक्कत क्या है, मेरे पास इस क्वेश्चन में x नहीं है, x नहीं है क्वेश्चन में। तो इंटरवल जब इस तरह से दे रखा होता है ना बेटा, तो हम क्या बोलते हैं कि ये 0 से लेके 10 तक का ये जो भी इंटरवल है, उसका जो भी एवरेज होगा, उसकी जो मिड वैल्यू होगी वो हमारे लिए x होगा। जैसे 0 और 10 के बीचों बीच क्या होगा, कैसे पता चलेगा, तो 0 और 10 को प्लस करके आधा कर दो, सो गाइस ये बन जाएगा 5। ऐसे 10 और 20 को प्लस करके आधा कर दो, 30 का आधा ये बन जाएगा 15। ऐसे 20 और 30 को प्लस करके 50 को आधा करके क्या कर दो बेटा, ये 25 लिख देंगे। तो एंड सो ऑन बेटा, ये फिर इसी तरीके से बढ़ता रहता है। ये हमारा इसमें ये 35 आ जाएगा, फिर 45 आ जाएगा, फिर 55 आ जाएगा और फिर ये 65 आ जाएगा। इतना हो जाता है भाई। अब देखो वो तो अच्छी बात क्या है कि हमारे पास कैलकुलेटर यूज करना बेटा हमारे लिए अलाउड है। अब इसके बाद जो है हम ना, देखो हमारे पास कैलसी है तो f और x की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये x वाले नंबर भले थोड़े बड़े बड़े नंबर आपको भले लग रहे हो, बट कैलसी की हेल्प से ये काम हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। जरा देखिएगा, वैसे तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम 8 × 5 करके 40 लिख देंगे, 12 × 15 करके 180 लिख देंगे, यहाँ 250 आ जाएगा, 35 × 8 35 70 280 आ जाएगा, 35 135 और ये 110 और 65 × 7 कितना होता होगा यार, ये 455। लास्ट में कैलसी से फिर इन सब को हम जोड़ते हैं तो 40 + 180 + 250 + 280 + 135 + 110 + 455 और ये 1450 मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए आपके कैलसी पे ना एक ये GT वाला बटन होता है, GT वाला बटन। इस GT वाले बटन का मैं यूज़ सिखाता हूँ आप लोगों को यूज़। देखिएगा करना क्या है, 8 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, 12 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है। एग्जाम में ना ये वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली ये चीज़ लिख सकते हो, डायरेक्टली 1450 लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, तरीका देखिएगा। मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, मुझे 8 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है। देखिएगा 8 की मल्टीप्लाई 5 से कर दिया, 40 आ गया। मैं ये ऑल क्लियर का AC वाला बटन मैं प्रेस नहीं करूँगा, ये मैं प्रेस नहीं करूँगा। फिर मुझे सीधा 12 की मल्टीप्लाई मुझे 15 से करनी है, तो देख लो मैंने सीधा स्क्रीन पे 40 ही है अभी, मैं ऑल क्लियर मैंने नहीं दबाया। मैं अब यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई 15 से कर देता हूँ, फिर से इक्वल्स को दबा देता हूँ। फिर मुझे 10 की मल्टीप्लाई 25 से करनी है, फिर मुझे 8 की मल्टीप्लाई 35 से करनी है, मतलब ऐसी ऑल क्लियर में दबा ही नहीं रहा। फिर मुझे 3 की मल्टीप्लाई 45 से करनी है, फिर मुझे 2 की मल्टीप्लाई 55 से करनी है, और फिर मुझे 7 की मल्टीप्लाई मुझे 65 से करनी है। तो ये 455 तक यहाँ तक मेरे बन गया। अब देखिए ये जितने भी नंबर हैं ये सब मेरे कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आए थे, सब नंबर आए थे, बट मैं चाहता हूँ कि ये सब ऐड हो जाएं। मैंने एक भी नंबर को वहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है। अब मेरी स्क्रीन पर मैंने सबको मल्टीप्लाई करके निकाला है। लास्ट में ना बेटा क्या करो, सीधा ऑल क्लियर नहीं दबाना, सीधा इस GT वाले बटन को प्रेस कर दो। GT वाला बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया ये 1450 आ गया, और आप देख सकते हैं 1450 इसका टोटल यहाँ पर ये बन चुका है। तो मेरे भाई और मेरी बहन, ये है हमारा GT वाले की का यूज़। GT बटन यहाँ पर इस कैलसी पे GT, ये आपका M+M- MRC, इनका बड़ा तगड़ा यूज़ रहता है यार। तो ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो 145 डिवाइडेड बाई 5, 29 हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है जी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इतना बनता है भाई। तो ये आपने ना अभी तक देखा क्या, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड था, तो डायरेक्ट मेथड के बाद में बेटा हमारा एक शॉर्टकट मेथड आता है। हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड आता है भाई, और उस शॉर्टकट मेथड में भी एक नहीं 2 मेथड आते हैं, जिसमें एक मेथड हमारा होता है अज्यूम मीन
मेथड, जिसके अंतर्गत हम क्या बोलते हैं कि ना कभी कभी जो xi है वो नंबर बड़े होते हैं या अजीब होते हैं। अगर वो बड़े नंबर हैं तो उन बड़े नंबर को ना आप कुछ सब्ट्रैक्ट करके या कुछ ऐड करके ना उनको छोटा कर दो, और छोटा करके एक di नाम का एक नया कॉलम बनता है। ये di वाला कॉलम जैसे ही बन जाए ना तो आपको क्या करना है, इस x की जगह पे d लिख देना है बस, fi di का सिग्मा अपॉन में n, और जो a आपने माइनस किया था पूरा इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में उस a को प्लस भी कर देना है, और ये आपका मीन फाइंड करने का नया फॉर्मूला बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यही क्वेश्चन दिखा देता हूँ जी, मैं यही क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं इसको देखो यहाँ से कॉपी पूरा नहीं करता, मैं इसको यहाँ से इतना मैं करता हूँ कॉपी, फिर यहाँ करते हैं इसको पेस्ट, इसको करते हैं भाई पेस्ट। लो जी, ये क्वेश्चन हमारे पास, हमें फाइंड करना है मीन, हमें फाइंड करना मीन, और मैं यूज कर रहा हूं कौन सा मेथड, अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड का यूज करके मैं अपना आंसर निकालूंगा। तो हम क्या करेंगे, हमने ना एक di नाम का कॉलम बनाना है। अगर आपको लग रहा है कि ये सभी नंबर काफी बड़े नंबर है तो इनको आप छोटा कर सकते हो। कैसे छोटा कर सकते हो, इनमें से बीच के ना किसी एक नंबर को, इसको ले लो या इसको ले लो या उसको ले लो, जो आपकी इच्छा हो, किसी एक नंबर को ना a हम नाम दे दिया करते हैं, a, किसी एक नंबर को बट हम लोग a नाम दे देते हैं। और जिसको भी a आपने नाम दिया ना, जैसे यहाँ 35 को हमने a नाम दिया है, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं हर x में से ना मैं 35 माइनस कर दूंगा। मैं अब हर x में से 35 माइनस कर दूंगा। 5 में से 35 माइनस कर दो, 15 में से 35 माइनस कर दो, 25 में से 35 माइनस कर दो, 35 में से 35 माइनस कर दो, 45 में से 35 माइनस कर दो, 55 से माइनस कर दो और 65 से माइनस कर दो। तो ये आपका di नाम का कॉलम ये यहाँ पर बन जाता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस f की मल्टीप्लाई d से करनी है। f इंटू डी आपको करना है, देख सकते हैं 8 इंटू 30 माइनस में 240, 12 इंटू 2 माइनस का 240, 10 इंटू 10 माइनस का 100, 8 इंटू 0, फिर 3 इंटू 10, फिर आपका 2 इंटू 20, और देन आपका 7 इंटू 3 210। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यार, है ना, ये आपका कितना है 210, 250, 280, ये 280 है यार, है ना। तो ये नेगेटिव में यार आपका बन जाएगा 280 और माइनस में 240, माइनस में 240 और माइनस का 100, तो ये माइनस में 300 आपके ये क्वेश्चन ये बन जाता है। तो भाई लोग अब मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा fi di डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। a बेटा a, इस 35 को आपने a बोला था, वो 35 को यहाँ लिख दो। fi di का सिग्मा टोटल कितना आया, -300, n तो हमारा वही 50 चल ही रहा था, 300 को 50 से डिवाइड करोगे 6, और ये 29 आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो ये भी एक मेथड है भाई जो हम यूज करते हैं, ये भी एक मेथड है जो हम लोग यूज किया करते हैं जी, ठीक है, कि कभी कभी हम x को छोटा कर देते हैं, छोटा तो छोटा, हालांकि जरूरत थी नहीं इस क्वेश्चन में, यहाँ जरूरत थी नहीं, बट अगर करना हो तो ये सब इस तरह से आप करेंगे। अब आप बोलेंगे सर इसकी जरूरत फिर कहाँ पड़ सकती है, जरा देख बेटा, जैसे अगर मान लें कभी कभी तेरे को क्वेश्चन कोई ऐसा दे दिया 2.6, 2.67, 3.67, 4.67, 5.67, 6.67 और आगे फ्रीक्वेंसी दे दी कितना 3, 2, 1, 3 और 1, ये फ्रीक्वेंसी तेरे को दे दी। कह रहा बता मीन बताओ क्या होगा, फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है। अब मैं क्या बोलूंगा भाई ये ना लगाया, क्योंकि देख इनकी मल्टीप्लाई अगर मुझे करनी ना, मेरे को कैलकुलेटर से भी दिक्कत लगेगी ये करने में यार, पॉइंट वाले नंबर आपको परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा कि इनमें से ना किसी को भी तुम a नाम दे दो, जैसे मैं इसको मैं a नाम दे देता हूं a, तो मैं क्या बोलूंगा d में क्या करो, x में से माइनस कर दो 4.67, 4.67 माइनस कर दो। देखो 2 में से 4 माइनस ये -2 बनेगा, 3 में से 4.67 माइनस किया -1 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, 2 बनेगा। अब देखो ये d कितने बढ़िया नंबर आ गए,
वो जो गंदे गंदे नंबर ही दिख रहे थे वो देखो कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। हालांकि कैलकुलेटर है हमारे पास, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तब भी कर सकते हैं, बट तरीका बताया जा रहा है कि ये कब यूज करना चाहिए, जब क्वेश्चंस को थोड़ा सिंपल बनाना हो तो हम इसको यूज करते हैं। तो देखो एफ आई इंटू डी आई बेटा हमारे पास आ जाता है, तो 3 इंटू 2 माइनस का 6, 2 एकम 2 0 3 और यहाँ पे 2 एकम 2, ये बेटा हमारे पास ही बन जाता है। तो अब देख सकते हैं 3 दूनी 6, 2 एकम 2 0 और 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो इनको जोड़ूंगा बेटा मैं, 3 और 2 5, 5 माइनस 8, दिस इज माइनस का 3, और मीन निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला आपका है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई के अपॉन में n। तो a का वैल्यू है 4.67, अच्छा एफ आई डी आई का वैल्यू है माइनस में 3, अच्छा भाई n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू बेटा यहाँ से निकल जाएगा 3 2 5 6 3 9 और 1 10, ये 10 है भाई। तो 4.67 माइनस 3/10 कितना होता है 0.3, 0.3 कह लो या 0.30 कह लो इसको, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं 4.67 से माइनस करना है, 4.67 से माइनस करना है 0.3 और ये आपका 4.37 इधर ये बन जाता है भाई 4.37। तो ये चीज़ बेटा फिर आप देख सकते हैं इस तरह से ही बना करता है। तो ये है हमारा, ये है भाई हमारा मेथड, शॉर्टकट मेथड, जिसे कि हम अज्यूम मीन मेथड भी हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है एक बड़ा ही एक और सुंदर मेथड जो कि कभी कभी हम यूज़ किया करते हैं, और इस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इस स्टेप डेविएशन मेथड के अंतर्गत देखो क्या होता है, यहाँ हम बोलते हैं कि इसको लगाने के बाद भी ना फायदा नहीं हो रहा, एक्स आई माइनस ए जो है वो अभी भी गंदा ही दिख रहा है। हम तो इसको यूज तब करते हैं ना जब एक्स गंदे गंदे नंबर हो, बड़े बड़े नंबर हो, अजीब से नंबर हो, बट एक्स में से ए माइनस करने के बाद भी वो गंदा दिख रहा है, तो कह रहा है कुछ और गुंजाइश है जो करी जा सकती हो। तो गुंजाइश ये होती है भाई कि आप ना उसको एच से डिवाइड कर दो, एच से डिवाइड कर दो, डिवाइड करके जो नया कॉलम बनेगा उसे यू आई बटन बोल दिया करते हैं, यू आई। कुछ बुक्स में डी डैश भी बोलते हैं, जैसे ये डी है तो उसको डी डैश बोल देते हैं, और हम इसको मुझे यू लिखने की आदत है, यू। तो देन मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कि सिग्मा एफ आई यू आई के अपॉन में जो एन है उसकी मल्टीप्लाई एच से करने के बाद लास्ट में इसमें ए जोड़ दो, और तब जाके भाई हमारा जो है ये अर्थमेटिक मीन हमारा यहाँ पर ये निकल पाता है बच्चे, ठीक है। तो मैं आपको देखो एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझाना चाहूंगा। अब जैसे एक इस क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, लेट से कि हमें x दे रखा है 2.35, 9.35, 16.35, 23.35, 30.35, कुछ इस तरीके से नंबर हमको यहाँ पर दे दिए गए हैं, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 4 2 5 5 2 7 4 11 6 17 3 20, इस तरह से फ्रीक्वेंसी भी हमें यहाँ पर दे दी गई है, और हमसे बोलता है कि मीन फाइंड करिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार देखो नंबर जो मेरे पास हैं इन नंबर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, थोड़ा छोटा इनको बनाया जा सकता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, आप ना इसको a मान लो, इसको a मान लो, तो इन सब में से आप 16.35 को माइनस कर दो, तो 2xi में से आपने क्या माइनस कर दिया 16.35, ये आपने माइनस करके di नाम का कॉलम बनाया। तो 2 माइनस 16.35 ये बनेगा -14, फिर ये बनेगा -7, 16 से 16 माइनस करोगे 0, 23.35 से 16.35 माइनस करोगे तो बनेगा 7, 30.35 से माइनस करोगे 16.35 तो ये बनेगा आपका माइनस में 14। तो आप देख सकते हैं ये डी नाम का कॉलम यहाँ पर मेरा बन जाता है। अब आप चाहो तो डायरेक्टली आप एफ आई डी आई भी आप कर सकते हो, क्योंकि ठीक ठाक नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन बेटा मैं आपसे बोलता हूँ कि काम और करो, जरा ध्यान से देखो इन सभी नंबर्स को, क्या ये सभी नंबर को 7 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये भी 7 से, ये भी 7 से, ये सबको 7 से डिवाइड कर सकते हैं ना। जो xi माइनस 16.35 आपने निकाला है, इन सब को 7 से डिवाइड अगर कर दें तो एक नया कॉलम आपका बन जाता है क्या, ui।
एक यूआई नाम का कॉलम आपका बन जाता है। और कहीं ना कहीं आपके जो 9th 10th क्लास के जो टीचर रहे होंगे, एक 11th में आपने जिनसे स्टैट्स पढ़ी होगी, तो उन्होंने आपको ट्रिक सिखाई होगी कि जिसको ए मानते हैं ना, उसके आगे 0 लिख दो, नीचे 1 2 3 काउंटिंग चलती है, ऊपर -1 -2 की काउंटिंग चलना स्टार्ट हो जाती है। और आप लॉजिक देख लो, -14 को 7 से डिवाइड कर लो, -2 ही आएगा। -7 को 7 से डिवाइड करो, -1 आएगा। 0 को 7 से डिवाइड किया, 0, फिर 1, फिर ये आपका 2 आ जाएगा। ये मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, है ना। तो ये बन गया भाई। अब ये बन गया तो लास्ट एक फाइनल कॉलम में हमारे पास आता है क्या, FIUI नाम का कॉलम, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, हम 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -2, 5 की मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे। तो -60 -2 0 6 और 6। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 8 और 2 10, 12 -10 ये हमारा 2 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। 12 - 10 2। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए मीन। उसके फॉर्मूला है a + सिग्मा FIUI के अपॉन में n इंटू में h। तो गाइस a का वैल्यू हमारे पास है 16.35, FIUI का वैल्यू है 2, n का वैल्यू हमारे पास, इनका टोटल कर लेंगे यार, 4 और 2 6 5 11 6 17, 11 और 3 9 20, तो ये 20 हो जाएगा। बात करें h की कि h क्या है, तो h का मतलब होता है कि आपने ना d को, इस xi माइनस a को आपने डिवाइड किससे किया था, डिवाइड आपने 7 से किया था ना। तो 7 से डिवाइड कर रहे हो भाई, तो लास्ट में एक बार इसको मल्टीप्लाई भी कर दो। डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 2 को 20 से डिवाइड किया 10 और 14/20, वो 0.7 हो जाएगा, 0.7, और उसमें जोड़ देंगे 16.35, तो आई थिंक 17.05 आपके इस क्वेश्चन का ये डायरेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता। और भाई एक बात है, आप अगर ये ना करते, सीधा इससे जो डायरेक्ट मेथड लगा लेते, तब भी आंसर आ जाता। जीटी वाली ट्रिक लगाते हैं, देखो जीटी वाली ट्रिक क्या है, 2.35 इंटू 4, लो भाई 2.35 इंटू 4, फिर 9.35 इंटू 2, 9.35 इंटू 2, फिर क्या है 16.35 इंटू 5, 16.35 इंटू 5, फिर है 23.35 इंटू में 6, और फिर है 30.35 इंटू में 3, और लास्ट में हम GT प्रेस कर लेंगे। GT प्रेस कर लिया, 341 आया, और उसको जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर अगेन दिस इज 17.05, 17.05 ही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर तब भी यहाँ पर आ रहा है। यानी कि आप ना किसी क्वेश्चन को चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो, शॉर्टकट मेथड से करो, उसमें भी एज्यूम मीन से करो या स्टेप डिवीजन से करो, हर एक सिचुएशन में आंसर हमारा सेम ही रहता है, आंसर बदला नहीं करता बेटा। तो इस बात को याद रखिएगा। अब जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी करवाया था, मैंने इस क्वेश्चन को किया था कौन से मेथड से, अरे बाकी सारा सॉल्यूशन कट गया यार, डायरेक्ट मेथड वाला सॉल्यूशन इसके आगे वो कट गया था ना, चलो कोई नहीं, तुम देख लेना। मैं इसी क्वेश्चन को गाइस मैं चाहूँ ना तो मैं UI वाले मेथड से करता हूँ, ठीक है, UI वाले मेथड से। और आप देख सकते हैं इसका जो आंसर था वो कितना आया था, 29 इस क्वेश्चन का आंसर आया था। तो सेम क्वेश्चन मैं स्टेप डिवीजन मेथड से करता हूं। तो स्टेप डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनमें से किसी एक नंबर को A मानना होता है, A मान लिया, और फिर मैंने तुमको क्या कहा, UI नाम का जो कॉलम होता है, देखो वैसे तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, बट चलो मैं डायरेक्ट अभी नहीं लिखवाता, मैं DI नाम का कॉलम बनाता हूं। अरे यार ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया, आप हट जाओ जी यहाँ से, ये क्या हो रहा है भाई। हाँ चलिए देखिएगा जरा, मैं यहाँ पर भाई DI नाम का कॉलम बनाता हूँ, और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 35 को मैं A मान लेता हूँ, XI में से माइनस कर लेता हूँ 35, तो 5 माइनस 35 माइनस में 30, 15 माइनस 35 माइनस में 20, फिर माइनस का 10, फिर 0, फिर 10, फिर 20 और फिर 30, ठीक है। और फिर UI नाम का कॉलम बनाते हैं, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, XI माइनस A को डिवाइड करना पड़ता है, तो इन सबको आप देख सकते हैं, सबको
10 से डिवाइड किया जा सकता है, सबको 10 से डिवाइड किया जा सकता है, तो सबको 10 से डिवाइड कर लिया। और आप देख लो क्लास इंटरवल के बीच का गैप भी 10 का है ना, तो ये सब देखो 10 से डिविजिबल होंगे, तो बनेगा -3 -2 -1 0 1 2 और 3। और मैंने यही बात कही थी कि जिसको आपने a माना है, 35 को हमने a माना, तो उसके आगे 0 लिख दो, नीचे 1 2 3 और ऊपर -1 -2 -3। फिर एक कॉलम बेटा, आखिरी कॉलम आपका यहाँ पे रहता है fi इंटू यू आई, f की मल्टीप्लाई u से 8 इंटू 3 -24, 12 इंटू 2 -24, 10 इंटू 1 माइनस का 10 और 8 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 और 2 इंटू 2 और 7 इंटू 3 और इसको जोड़ लो भाई, इसको जोड़ लो, 25 3 28, माइनस में 48, माइनस में 10, ये आपका रहा माइनस में 30। अपन को चाहिए मीन, तो फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ऑन में n इंटू में h। a था हमारा 35, एफ आई यू आई बेटा हमारा माइनस में 30, n है हमारा कितना, n है हमारा कितना 50, ओके, और h है हमारा 10। हमने सबको 10 से डिवाइड किया था ना, और आप इन क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस देख लो, वो डिफरेंस 10 का है, तो वो h हमारा 10 है। तो भाई लोग इसके हिसाब से ये आपका कितना बन जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 50, दिस इज 35 माइनस 6 एंड 29 हमारे इस क्वेश्चन का अगेन सेम आंसर आ जाता है। हालांकि आपके सीए के एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, ये बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये 3 फॉर्मूले अगर आप अप्लाई करने बैठोगे, कभी अगर अप्लाई करने की जरूरत पड़ती तो कैसी सिचुएशन में ये फॉर्मूले हम लोग अप्लाई किया करते हैं, ये चीज भाई मैंने यहां पर आपको बताई है। अब होता क्या है भाई, होता क्या है बेटा, आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ना आपके एग्जाम में ना एक कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट चलता है बहुत ज्यादा, हर अटेम्प्ट में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछता है जी, जरूर एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछता है भाई। क्या बोलता है जी कि एक ग्रुप है जी जिसमें 5 लोग हैं, एक ग्रुप में टोटल 5 लोग हैं, 5 लोग समझना, और कह रहा है कि इन 5 लोगों की जो एवरेज सैलरी है ना, एवरेज सैलरी महीने की, वो 12,000 रुपये है। अच्छा, कह रहे एक दूसरा ग्रुप है, इस दूसरे ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 लोग, इस दूसरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं इनकी जो एवरेज सैलरी है ना, 10 लोगों की एवरेज सैलरी वो 8,000 रुपये है, ठीक है। अच्छा, आपसे बोल देता है कि इन 5 लोगों और इन 10 लोगों को टोटल को अगर मिला दें 15 लोग हो जाएंगे, कारण 15 लोगों की एवरेज सैलरी क्या हो जाएगी, एवरेज सैलरी, तो फाइंड कंबाइंड मीन, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में ये चला करता है। तो देखो, जो बच्चा लॉजिकली करना चाहेगा वो कैसे करेगा, जो बच्चा लॉजिकली करना चाहेगा वो कैसे करेगा, मुझे बताओ। ग्रुप में 5 लोग हैं, ग्रुप में 5 लोग हैं, 5 लोग, और एवरेज सैलरी 12,000 है। बताओ इन 5 लोगों की सैलरी को जोड़कर कितना आता होगा। ग्रुप में 5 लोग हैं, एवरेज सैलरी 12,000 है, इन 5 की सैलरी को अगर मैं प्लस कर दूं तो टोटल क्या रहा होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके 5 सब्जेक्ट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 60 आए, एवरेज मार्क्स 60 आए, बताओ 5 सब्जेक्ट का टोटल कितना रहा होगा। तो टोटल अगर कभी चाहिए हो ना बेटा, टोटल कभी भी चाहिए हो तो सिंपली एवरेज की मल्टीप्लाई n से कर दो, पक्का आपके मार्क्स का टोटल 300 रहा होगा। 300 को जब टोटल सब्जेक्ट से डिवाइड करोगे तो देख लो एवरेज 60 बन ही जाएगा। उसी प्रकार से 12,000 एवरेज सैलरी और 5 लोग हैं तो पक्का इनकी सैलरी 12,000 इंटू 5, पक्का 5 की सैलरी को जोड़ के 60,000 रुपये बन रहे होंगे। 60,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो देख लो 12,000 आ जाएगा। सही बात है। तो देखो जो लॉजिकली करेगा, लॉजिकली जो करेगा देखो क्या बनेगा फिर यहाँ पर, ये देखो 12,000 इंटू 5, तो देखा जाए तो पहले ग्रुप में 5 लोगों को जोड़ के 60,000 रुपये मिल रहे हैं, और दूसरे ग्रुप में 10 लोगों को जोड़ के देखो एवरेज 8,000 है, तो 10 लोगों को जोड़ के पक्का 80,000 रुपये बन रहे होंगे। तो मैं बोल दूं कि टोटल कितना हो गया,
तो आप बोल देंगे टोटल भाई 80,000 और 60,000, 1,40,000 रुपये हो गया। बट लोग जो पहले 5 थे और वहाँ 10 थे, 5 और 10, तो 15 लोग भी तो हो गए हैं। अब लोगों की संख्या भी कितनी होगी, 15 हो गई। तो 1,40,000 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो ये हो गया 9,333.33, 9,333.33। ये भाई हमारा क्या है, कंबाइंड मीन हो गया 15 लोगों का। अब जो ऐसे समझ जाता भाई ठीक है, और जो नहीं समझता उनके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास। फॉर्मूला क्या है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। n1 की मल्टीप्लाई x1 बार से कर दो, लो भाई 5 की मल्टीप्लाई 12,000 से कर दो, 60,000 लिख दिया। n2 की मल्टीप्लाई x2 बार से कर दो, n2 10 की मल्टीप्लाई 8,000 से कर दो, 80,000 हो गया। नीचे n1 प्लस n2 5 प्लस 10, तो उसी लॉजिक से ये फॉर्मूला हमारा बन गया भाई। मैं बोलता हूँ कि यार अगर दो ग्रुप नहीं है, एक हमारा ग्रुप जो है वो A है जिसके अंदर है भैया हमारे 5 लोग, इनके जो एवरेज मार्क्स है ना बेटा वो है 60। एक ग्रुप B है भाई, इसके अंदर 6 लोग हैं, इनके एवरेज मार्क्स बन रहे 70। एक ग्रुप C है भाई, एक ग्रुप C है, इसके अंदर 4 लोग हैं और इनके जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं भैया वो बन रहे हैं 55। कह रहा बताओ फाइंड कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन आपको फाइंड करने के लिए यहां पर दे दिया जाता है। कंबाइंड मीन बेटा आप लोगों को यहां पे फाइंड करने के लिए दे दिया जाता है। तो भाई हे भाई यहां पर कंबाइंड मीन देखो, यहां पर हम क्या बोलते हैं, ऐसे 1 2 लिखते हैं ना, तो यहां पर मैं ऐसे 1 2 3 लिख दूंगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3। इसका आंसर बेटा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना जी, कमेंट करके, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब ये चीज होती है, ये चीज होती है भाई। अब यहां पर ना भाई एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट चलता है। कॉन्सेप्ट क्या है, एक ना चेंज ऑफ ऑरिजिन नाम की चीज होती है, जिसे हम शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन भी बोलते हैं। शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एडिंग और subtracting a fixed number from each observation, from each observation। मतलब जो भी xi दे रखा है ना, उसमें कुछ जोड़ दो या कुछ घटा दो, तो घटा के ना एक नया कॉलम, एक नया वेरिएबल तुम्हारे पास आ जाता है। तो तुमसे बोलेगा कि इस नए वेरिएबल का मीन कितना होगा, नए वेरिएबल का मीन कितना होगा। तो एक सिंपल सा रूल है, नए वेरिएबल का मीन अगर निकालना है तो जो पुराना वेरिएबल है उसके मीन में वही k नंबर आपको या तो जोड़ना है या घटाना है। अभी क्या बोल दिया मैंने, अब जरा समझना भैया उदाहरण के थ्रू। मैं आपसे कहता हूं कि हमारे कक्षा के जो बच्चे हैं मैथमेटिक्स में, इनके 10 में से एक के 6 नंबर आए, एक के 5 नंबर आए, एक के 3 नंबर आए, एक के 2 नंबर आए और एक के 4 नंबर आए। मैंने बोला भाई जरा इनका मीन बताओ, एवरेज बताओ कितना आएगा, इनका एवरेज बताओ भाई कितना आएगा। तो आप बोलेंगे जो xi है उसको प्लस करके n से डिवाइड कर देंगे। तो 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 2 16 और 4 20, 20 बन जाएगा। 20/5 लोग थे तो हर किसी का एवरेज आ रहा है 4, हर किसी का एवरेज आ रहा है भैया 4। 6 5 11 14 2 16 और 4 20, 20 बन गया। हाँ, सो 20 का डिवाइड किया 5 से तो 4 आ गया। अब हमने बोला यार ये एवरेज तो बहुत ही कम आ रहा है, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कह दिया क्या कि भाई जितने बच्चे हैं ना सबके मार्क्स बढ़ा दो, सबके 5-5 नंबर बढ़ा दो। तो टीचर बोलता है कि 5 नंबर बढ़ा देंगे तो इसके तो 10 में से 11 बन जाएंगे, 11 में 11 बन जाएंगे इसके। तो कहते काम करो 5 मत बढ़ाओ, सबके मार्क्स ना 3-3 नंबर बढ़ा दो, सबके 3-3 नंबर बढ़ा दो जी, सबके 3-3 नंबर बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। तो तुमने कहा हाँ ये काम किया जा सकता है। सबके नंबर में क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया।
सबके मार्क्स कितना इंक्रीज कर दिए, 3 यूनिट हमने इंक्रीज कर दिए भाई, 3 यूनिट हमने इनको इंक्रीज कर दिया। अब 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया तो बड़ा ये x+3, इसका मतलब क्या कि जिसके 6 नंबर आए थे उसके 9 नंबर बन गए, जिसके 5 नंबर आए थे उसके 8 हो गए, जिसके 3 आए थे उसके 6 हो गए, जिसके 2 थे उसके 5 हो गए, और जिसके 4 थे उसके 7 हो गए। सही बात है। तो ये जो नया कॉलम बना ना, इस नए कॉलम को y बोलते हैं, y। तो तुम्हें इसका मीन तो पता है कितना, 4। अब क्वेश्चन आता है इसका मीन कितना होगा। तो भाई देखो मैं पहले आंसर बता देता हूं। पहले का मीन 4 था ना, और तुमने हर नंबर में क्या जोड़ा, 3 जोड़ दिया, तो नया मीन पक्की बात है 4, 4 जमा 3, नया मीन पक्का 7 आएगा, गारंटीड है 7 आएगा। अब ये चीज देखो करके देख लो, टोटल करो 9, 8, 17, 17, 6, 23, 23 और 12, 35। मैं बोलो बताओ y का मीन कितना होता है, आप बोलोगे y को जोड़ो फिर n से डिवाइड कर लो, तो 35 को 5 से डिवाइड कर लोगे तो सीधा डायरेक्टली तुम अपना आंसर क्या लिख सकते हो, 7 तुम डायरेक्टली अपना आंसर लिख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है क्या, चेंज ऑफ ऑरिजिन। इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसा होता है, आपसे बोल देगा x का मीन है 25, कह रहा है x में हमने 15 जोड़ दिया तो y आया। आपसे बोल देगा फाइंड करो y का मीन, कह रहा y का मीन बताओ क्या रहेगा, ये हमसे पूछ लिया जाता है। तो भाई देखो हम क्या बोलेंगे, y का मीन बताना है तो सिंपली है, पहले जो तुमने x में किया क्या है, तुमने x में 15 जोड़ा है तुमने, तो भाई मीन में भी 15 जोड़ दो, x के मीन में कितना 25 में 15 जोड़ दो, तो 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जरा देखिएगा, मैं बोलता हूं x का मीन 23 है, अच्छा कह रहा है x में से हमने 3 घटा के हमने y निकाला, हाँ जी, और अब बोलते हैं बताओ y का मीन क्या रहेगा, y का मीन क्या रहेगा, कमेंट करके बताइएगा जी। जैसे ये कॉन्सेप्ट था चेंज ऑफ ऑरिजिन, ऐसी इस पे प्यारी सी चीज आती है चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल, जिसे कि चेंज ऑफ स्केल भी बोलते हैं, शिफ्ट ऑफ स्केल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइंग एवरी ऑब्जर्वेशन विद अ फिक्स नंबर। हर नंबर की आप, हर ऑब्जर्वेशन की आप एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो जो हमारे पास है एक्स आई, और उस x की तुमने किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर दी और तब ऐसे में y आ गया, आपसे बोल देगा बताओ y का मीन क्या होगा। तो सिंपल सा नियम है कि जो पहले x का मीन था ना उसकी तुम सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अब इसे एक उदाहरण के थ्रू देखो, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो। हमने बोला जी हमारी क्लास में जो बच्चे इनके मार्क्स कैसे आए हैं, 20 में से 6 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आए हैं जी। हमने बोला बताओ जरा इनका एवरेज कितना बन रहा है, तुमने बोला सर 8 और 5 13 और 3 16, 16 और ये 13 कितना 29, और 29 को 5 से डिवाइड कर लोगे सर तो ये बन जाएगा कितना 5.8, 5.8, 29 को डिवाइड कर लिया 5 से 5.8, ये हमारा मीन आ गया। अब स्कूल के टीचर ने बोला यार, प्रिंसिपल ने बोला यार मार्क्स इनके बहुत कम आ रखे हैं 20 में से, ये तो 10 को भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो प्रिंसिपल ने कहा कि एक काम करो इन सबके मार्क्स ना डबल कर दो, डबल कर दो इनके मार्क्स, दुगना कर दो, दुगना कर दो, 6 को दुगना करके 12 कर देंगे, इसको 14 कर देंगे, 6 हो जाएगा है। कुछ के मार्क्स डबल करके भी 10 नहीं पहुंच पा रहे हैं, 8 को डबल कर दिया 16 हो गया, ये 10 हो गया। तो दुगना करके भैया क्वेश्चन आता है कि y का मीन उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो याद रखिएगा जो x का मीन था वो भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। 5.8 है ना, 5.8 ये डबल हो के भैया पक्का आंसर 11.6 आ रहा होगा। अब तुम ये चेक करके देख लो, इनको प्लस करो, 14 और 12 26, 26 और 6 26 और 6 32, 32 और 16 48 और 58। तो भैया y का सिग्मा डिवाइड बाय n, तो 58 के बट्टे में 5, और जब 58 को डिवाइड करते 5 से तो 11.6 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है भाई। तो यहां पर देखो फंडा क्या लग रहा है, हम क्या बोल रहे हैं भाई कि अगर हमें x का मीन दे दे, पहले से ही निकाल के कुछ दे दे कि x का जो मीन है भाई लेट्स से वो है 20,
20। कह रहा है एक्स की मल्टीप्लाई हमने 4 से कर दी और तब हमारा वाई आया, तो कह देगा वाई का मीन कितना होगा बाबू, ये हमसे पूछ लेगा, ये हमसे पूछ लेगा। अब तो ऐसी सिचुएशन में y का मीन चाहिए, तो तुम ये देखो x के साथ तुमने क्या किया, तुमने x की मल्टीप्लाई 4 से करी है, तो भाई x की मल्टीप्लाई 4 से करी है तो x के मीन की मल्टीप्लाई भी 4 से कर दो, डायरेक्टली 80 तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज चेंज ऑफ स्केल, और प्लस माइनस करने के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं चेंज ऑफ ऑरिजिन। अब कई बार क्वेश्चन में ना एक साथ दोनों चीजें दे देता है कि चेंज ऑफ ऑरिजिन भी दे देगा, चेंज ऑफ स्केल भी दे देगा। जैसे क्या बोल देगा, x का मीन है जी 15, कह रहा है x की मल्टीप्लाई 4 से करके हमने उसमें 10 जोड़ा है तब जाके y आया है, तो कह रहा है बताओ y का मीन कितना रहेगा, ये हमसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई, y का मीन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली बेटा आप लोग क्या करेंगे, ये सोचो x की मल्टीप्लाई पहले 4 से हुई है, तो x के मीन की मल्टीप्लाई भी पहले 4 से कर लो, तब जाके उसमें 10 जोड़ दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करना यानी कि जैसे स्केल, और 10 जोड़ा यानी कि वो ऑरिजिन, तो 15 और जमा में 10, 60 और जमा 10, ये 70 बेटा आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बन जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ बेटा मैंने बताई। अब इसमें ना एक प्रॉपर्टी, प्यारी सी प्रॉपर्टी बेटा और है जो आप लोगों को याद रखनी है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि xi हमारे पास है, कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 8, 12 और यहाँ पे 10, इस तरह से दे दिया गया। आपसे बोलता है कि फाइंड करो xi माइनस x बार का सिग्मा, ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी। जोड़ो भाई, xi का सिग्मा कर लो, 5, 8, 13 और 12, 25 और 10, 35। x का मीन निकालो, 35 बटे 1, 2, 3, 4, 5, तो आप बोल देंगे 7, आप 7 बोल देंगे। हमको क्या निकालना है, xi माइनस x बार का सिग्मा करना है, तो भाई xi माइनस x बार चाहिए, तो 2 में से घटाना है 7, 2 माइनस 7 कितना, -5, 3 में से घटाना है 7, 3 में से 7 घटाया -4, 8 में से घटाया 7, 12 में से घटाए 7 और 10 में से घटाए जी 7। जोड़ो, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 माइनस 9, ये बन गया 0। हमने xi माइनस x बार का जो वो कॉलम बनाया उसको जोड़ा हमने सबको, तो उसका जोड़कर वो आया कितना, 0। गाइस ये एक प्रॉपर्टी है जो सीए के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि xi माइनस x बार का जो समेशन है ये किसके इक्वल होता है। तो ये रूल आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये 0 के इक्वल होता है। ABCD 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 0, 1, -1, नन ऑफ द अबव, तो आपको सीधा नन ऑफ द अबव, आपको 0 पे मार्क करना है, 0, 1, -1, नन ऑफ द अबव, तो वहाँ पे आपको 0 पे मार्क करना है भाई, क्योंकि ये वैल्यू 0 के इक्वल रहती है। तो भाई ये है हमारा यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी। मैं मान के चल रहा हूँ यार, इतना जो पढ़ाया है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि हमारा सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इस पे चेंज ऑफ ऑरिजिन, चेंज ऑफ स्केल वाली बात बेटा आपको यहाँ पे पता चली होगी। ठीक है, बाकी जब आप सी की क्लासेस जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर और भी कई सारी बातें बेटा हम बताएंगे। और सिर्फ ये तो अर्थमेटिक मीन ही था, अभी यहाँ पे मीडियन, मोड जैसी चीज़ भी आएंगी और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन भी हमारे पास आएगा, उस पर कैलकुलेटर की कई ट्रिक्स भी हमारे पास आएंगे यार, तो तब उसकी भी हम लोग बात करेंगे। चलिए मिलेंगे बेटा, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।